से मालूम पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया। रोक दीजिएगा। अगली सवाल जगता हुए घूसखोरी सर उठा के नाचेगी। अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब। और धर्म, जात और जुबान के नाम पर इस मुल्क के अंदर तबाही का ऐसा रंगा नाच होगा जिसे बुझाते बुझाते आगे आने वाली नस्लों। पंडित चंद्रशेखर आजाद। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 23 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है। वो जहां से गुजरेगा उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। उस पीढ़ी के मुंह पर थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख कर जी रही है। पंडित जी! किसी को अपनी यादों पे बसाना मेरा हक है, किसी को याद करना मेरा हक है। वो तुम इस गुलाम मुल्क के नौजवान है सुखदेव, और इश्क जैसी पाक साफ चीज के लिए यहाँ की आवा हुआ ठीक नहीं। फिर पहन के उसको गोरिये मेरे इश्क की ये तासीर गोरिये। ये हड़ताल रुकेगी नहीं। और 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना। और कभी कभी न कहना कि तुम्हारे ऐसे चाचा लोग भी थे। उस वक्त हम एकदम से जिंदा हो जाया करेंगे। इसके अलावा इस 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हमारा जो है प्ले स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा कैरेक्टर में होगी, इसमें ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। तो भाई पूरा प्ले मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ और आप देखो पूरा प्ले। की भीड़ है निकलती जाए, गर्मी का काफिला गुजरता जाए। झाड़ों की भीड़ है निकलती जाए, गर्मी का काफिला गुजरता जाए। बारिश की छींट के जुलूसों के संग, बारिश की छींट के जुलूसों के संग, पतझड़ का कारवां निकलता जाए। झाड़ों की भीड़ है निकलती जाए। सदियां बढ़ गई रस्तों पे टक टक करके, घड़ियां दर घड़ियां बढ़ गई दरवाजे दस्तक करके। सदियां दर सदियां बढ़ गई रस्तों पे टक टक करके, घड़ियां दर घड़ियां बढ़ गई दरवाजे दस्तक करके। मौसम का रेला आकर हाथ हिलाता जाए, बादल का जत्था आकर देखे और जाता जाए। बादल का जत्था आकर देखे और जाता जाए। वक्त बोले मैं तो चलता छोड़ पीछे लम्हे अपने, वक्त बोले मैं तो चलता छोड़ पीछे लम्हे अपने। ओ तुम्हें जो फुर्सत बैठो, ओ तुम्हें जो फुर्सत बैठो, याद को गले लगाए, याद को गले लगाए। तो किनारे से रातों में कोई सुनाए।
आए अब तो आजा पापी हाय अब रहा न जाए। क्या कहूँ किसी से अब तो क्या कहूँ कहाँ न जाए, आजा अब तो आजा बस तुम पर कुछ रहा न जाए, ऐसा ना हो कहीं। जिन्हें तो बैठी हाथ में गले जाता आए अब तो आजा पापी हाय अब रहा न जाए। ध्यान से देखिए। दरअसल बातें पुरानी हो चली हैं, बातों के साथ तारीखें पुरानी हो चली, तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला है और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले हैं। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तारीखों के गुलाम नहीं होते। इतिहास को लोग किताबों पर छपी इबारतों के जरिए जानते हैं। व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजों पर पड़ी ठक ठक भी काफी होती है। तो अपनी स्मृतियों के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो याद नहीं आता और दूसरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची कि ज्यादा जोर डालकर सोच सकते। तकलीफ होती है। पर आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव होता है, बाकी उसका जिंदा रहना इसलिए जरूरी है कि मरकर वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि तकलीफें उसे कितना प्रभावित कर सकती है और कितना नहीं। तो फैज अहमद फैज का शेर पढ़ा है तुमने? कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और याद के उन खोए हुए शम्हों में कहीं नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल में ठहरना चाहा। एक शेर मुझे भी याद आया दत्त साहब। कौन सा? कि वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी भी ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। कौन हो तुम? एक गुमनाम शायर का शेर है। मैंने पूछा कौन हो तुम? सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में बैठकर मुझे याद आ रहा है दत्त साहब, ये शेर आज से कई साल पहले जब्त कर लिया गया था लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं कानपुर में था, मैं दिल्ली में था, मैं आगरा में था, मैं कलकत्ता में था और मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो? 1919 के 13 अप्रैल, जिस दिन हिंदुस्तान की सबसे खूनी बैसाखी बनी थी, जिस दिन बाप चीखा था, जिस दिन बच्चा चिल्लाया था,
और जिस दिन लाहौर के लायलपुर जिले के गांव बंगा में अपनी कटी फसल देखकर एक मां बिफर कर बोली, अपने बच्चे का मांस खाऊंगी। इस साल फसल को मुंह से भी लगाया तो वो जमीन हमारी, वो मिट्टी हमारी, वो खेत हमारे। तुमने जन्माया इस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। अरे इसमें सांसें है हमारे बच्चों की, इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की। जो सांसें आज एक साथ मिलकर पूरा आसमान गुंजा देती, जो सांसें आज एक साथ मिलकर पूरी धरती हिला देती। अगर इन्हें जिंदा रहने का मौका मिला होता, आज मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहिगुरु जी की नगरी अमृतसर की और नजरें गड़ाए बैठी होंगी, जहां कटी है ये फसल, जहां उजड़े हमारे खेत, जहां वीरान हुई है हमारी बैसाखी। उस जलिया के बाग में जिसकी मिट्टी को मेरे बच्चों के खून से रिस रिस कर रख दिया गया। वो गांधी, हमारे महात्मा, करते हैं अपने बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हैं नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में। ले जाओ इन्हें, ले जाओ और बतला दो इन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। बात कब की है? कल शाम की। कितने लोग थे? वो तो अकेला ही था, बाकी उधर 4-5 लोग थे। चोट काफी आई? हाँ, लगी तो है। सुबह मिला था, डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा और प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं है। तो ठीक है, ऐसे ही चलने दो। ओए उल्लू तो पक्का है साला। उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद हुए आज 1 साल होने को जा रहा है। अब सरकारी अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है? हाँ, साले अंधे होकर लड़ाई लोगे? और तुम लोग कहां थे उस वक्त? यार प्रोग्राम तो हमारा भी था जाने का, तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे, मिला नहीं तू। लेकिन फिर शाम को ही लाला जी ने मीटिंग बुला ली। वो परसों बड़े चौक पर वायसराय का पुतला जलाया जा रहा है, जुलूस भी निकलेगा। अब इस वजह से नहीं जा पाए हम लोग। साला रात को मालूम पड़ा कि वहां झगड़ा हो गया। और तू कहां चला गया था यार? हाँ, वो बेबी जी की तबीयत खराब हो गई थी तो
अचानक जाना पड़ गया, वापसी की सवारी नहीं मिली तो मैं सुबह आया। लेकिन तुम लोग तो मालूम कर लेते ना कि कहाँ के थे, हरामजादों से बाद में निपट लेते। वो तो मालूम पड़ गया, ऑफिसर्स लेन के साहबों के लौंडे थे, पर अब तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है उल्टा उसके खिलाफ। अब अगर कुछ भी किया तो झगड़ा बढ़ेगा। अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा? बढ़ गया तो निपट लेंगे सालों से। लेकिन मोइन है कहाँ? आपसे मिला था क्या भगवती भाई? मिला था लेकिन एकदम से गायब हो गया। अब तो बस। अरे मुइन, मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, बस एक लाइन में जवाब दे। उन लोगों के नाम नाम जानना चाहता है तू? नाम तो सुन, जिम करेन और स्टीफन करेन, और बाकी दो को मैं नहीं जानता। ये ऑफिसर्स ने के डेविड गन के लौंडे तो नहीं? हाँ वही। सुख, हाँ थाने में एफआईआर में बाकियों के नाम तो दर्ज होंगे ही। सालों के लिए 3 लोग ही काफी हैं। और किसी से लो, बाकी आप है। साले रात को क्लब से दारू वारू पी के निकलते हैं। पीपल मिनार पेल दो सालों को। ठीक है चले। देखना सालों की गाड़ी का एक भी कांच सलामत ना बचे। सालों को बहुत नाज है ना उन पर। समझ गया। ओए 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 रुको, ओए भक्तिया, लेकिन तू पूरी बात तो सुन ले यार। हो सकता है गलती इसकी रही हो। मेरी गलती? मैंने खैरू को बचाया, वो मेरी गलती थी। मैंने उसकी बीवी और बहन को बचाया, वो भी मेरी गलती थी। साले यहाँ बैठकर बकवास कर रहा है और वहां चौड़े में आने में तेरी दम निकल रही थी। अरे तू मुझ पे क्यों चढ़ रहा है यार? हर चीज को दिमाग से सोचा जाएगा ना। और अगर उनका रंग सफेद है तो क्या गलती हमेशा उन्हीं की होगी? हाँ उन्हीं की होगी। अब यूं तो हम कुछ भी कह ले भगवती भाई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वक्त कह रहा है। वक्त कह रहा है। मुइन, क्या बात हुई थी? यशपाल ने बोला था जगमग पर फिल्म चलेगी, शाम वाला शो, टिकट ले लेना। मैंने टिकट ले लिए। मैं वहां खड़ा हुआ इन सब का इंतजार कर रहा था कि अंदर से शोर सुनाई दिया। अंदर भागा तो मालूम हुआ कि वो चारों खैरू को जमीन पर पटक कर लात घूसों से मार रहे थे। उसकी बहन और बीवी पास में खड़ी थी। उसकी बीवी की गोद में उनका छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। ये खैरू, वो तांगे वाला? हाँ वही। और मारते हुए इंग्लिश में बहुत ही गंदी बकवास किए जा रहे थे। इस साले हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओगे काले कुत्तों। वापस लेना पड़ा ना तुम्हारे उस बाप गादी को भी। हमारे कंधे से कंधे भिड़ाकर चलने की कोशिश करोगे और उसके बाद वो साले लंबू ने खैरू के ऊपर अपना कुत्ता छोड़ दिया। उसने उसका पूरा हाथ छोड़ दिया। वो चीख चीख कर बिलबिला रहा था। फिर जब उनमें से एक उसकी बहन की तरफ बीच कहता हुआ आगे बढ़ा तो मैं रुक नहीं पाया, मैं सामने आ गया। खैरू नेशनल कॉलेज के छात्रों को कितनी बार लिफ्ट दी है तांगे में। इस पर उसे छोड़कर मुझ पर टूट पड़े। मुझे लिटाकर नाकों पे ठोकरें मारी। मैं अकेला पड़ गया। फिर पुलिस आई और उल्टे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोई बात क्या हुई थी? खैरू गलती से अंधेरे में एक क्लास में घुस गया था। उसका घुटना टकरा गया गम से, बस टूट पड़े। तो बोल भाई, आईसीएस की औलाद, गलती किसकी थी? हाँ इस हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही। आजकल बहुत गलतियों का हिसाब किताब रखने लग गया है तू। हाँ हो गया बे, ये पानी पी पी पी। अब जो होना होगा ना वो हो जाएगा। ज्यादा मुंह भी सोने की जरूरत है नहीं। एक बात तो रह गई। कौन सी बात? रात पिक्चर की बोले तो चलते हो जाए। हो जाए। पिक्चर है कौन सी?
फिक्र मत कर, ये चापलीना गार्बो की नहीं है, यह है तेरी राजा हरिश्चंद्र। बननी चाहिए यार, इंडियन माइथोलॉजी में और पिक्चरें बननी चाहिए। हाँ बेटा हाँ, तुम्हारे देवता पिए तो कहलाए आसो और हम पिए तो कहलाए अरे सुख, अरे वो शिकायत कर देगा लाला जी से, हाँ? अरे हाँ, लाला लाजपत राय, महान स्वतंत्रता सेनानी। भगवती भाई, ये आंदोलन के बाद लाला जी कुछ बदल नहीं गए? हाँ? बदल तो गए। बस कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस लगा देने की देर है कि 1922 के पवित्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम्हें अरे ये येलो पर्चा पढ़ा है किसी ने? येलो पर्चा? हाँ? ये क्या है? कुछ नहीं यार, सान्याल बाबू ने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका टारगेट है आजाद भारत। उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पर छपा है उसको कहा जा रहा है पीला पर्चा या येलो पैम्फलेट। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह। मतलब अब तक आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन गया। क्यों नहीं बन सकता भाई? हाँ? क्यों नहीं बन सकता? अरे शादी नहीं की, इसका मतलब घर में सहरा भी छपा के ना रखे। यार गया लूंडा। तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो अब इन ऑर्गेनाइजेशन से ना बोर हो चुका हूँ। मतलब कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी और अब ये HRA, इससे होना जाना क्या है? अरे तो और किससे होना जाना है? हाँ? देख भगत, तू मान ना मान, लेकिन कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिके रहना चाहती है। ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। तू बस ये नॉन कोऑपरेशन वाली बात छोड़ दे यार। क्यों? नॉन कोऑपरेशन की बात ही करते हैं ना, बोल। देख अब तू वहां जाएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत इसीलिए होगी ना बेटा, क्योंकि तू भी उसका शिकार रहा है, फिर इस कमरे में बैठा हर एक व्यक्ति उसका शिकार रहा है। भगवती भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। पाया क्या? हाँ? क्या पाया? ठीक है, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, लेकिन इसमें भी दोष जनता का ही है। अरे जनता का क्या दोष है? भगवती भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो शर्तें तोड़ी गई, उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया। मूवमेंट वापस ले लिया। चौरी चौरा की पुलिस ने नियति भीड़ में गोलियां चलाई, 25 लोग मारे गए, भीड़ ने थाने में आग लगाई, कुछ पुलिस वाले जल के मर गए। बदले में सिर्फ और सिर्फ जनता का दोष बताते हुए मूवमेंट वापस ले लिया गया। हाँ? वाह भैया। भगवती भाई, थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? तो दरवाजे पे मत्था टेक के आगे बढ़ जाते। अरे क्या कांग्रेसी साहित्य पढ़कर आए मार्कंड त्रिवेदी? फिजूल की बातें मत कर सुखदेव। फिजूल की बात है। तुम सबके साथ मैं भी तो कूदा था उस मूवमेंट में। हाँ बेटा हाँ, खुदा था। बाप ICS और बेटा थोत्ता ICS। बेटे के पास करने के लिए कुछ भी नहीं, तो सोचा एडवेंचर के लिए गांधी कर लेते हैं। तू तहजीब से बात कर सुखदेव। तहजीब से बात। अपनी अपनी राय रखने का आप सभी को है। मगर मैं आज भी कह रहा हूँ कि उस गांधी नाम के बदले में कुछ बात तो है। हाँ, बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए अपनी कच्ची उम्र में सड़कों पर उतर सकते हैं, उसमें बात तो होगी। क्या जोश था सब में? आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा कि गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बस्ते नालों में फेंककर बच्चे तैयार, कॉपी किताब पेंसिलों में आग लगाकर बच्चे तैयार, अपने छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांटे थे, तख्तियां उठाई थी। और एक दिन अचानक से मालूम पड़ता है कि आंदोलन वापस ले लिया गया। बच्चे मुंह बाएं ताक रहे थे आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों के रास्ते उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में उनका दाखिला मुमकिन नहीं। कहां जाए, क्या करें, किससे फरियाद करें? अरे कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। याद है तुझे वो दिन? हाँ, याद है। और मैं इतना भी परेशान नहीं हुआ था। हाँ? परेशान नहीं हुआ था। अरे कुत्तों समान बिलबिलाता हुआ आया था अनारकली के होटल पर, भूल गया? क्या मेरा क्या होगा, मेरा बाप मुझे जान से मार देगा, मेरे पढ़ाई का क्या होगा? तू तहजीब से बात कर सुखदेव। अरे यार, चूल्हे ढीली हो गई थी तेरी। इस कमरे में बैठे कम से कम 15 लड़के होंगे वहां उस दिन। और हाँ, गनीमत मना, वक्त रहते लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज खुलवा दिया हम जैसों के लिए, वरना हाथ में कटोरा लेके दर-दर की ठोकरें खा रहा होता। अरे दर-दर की ठोकरें क्या मेरी जितनी 50 को तो नौकरी दे सकता हूँ अपने घर पे। चाहिए?
नौकरी देगा चाहिए नौकरी देगा हमको नौकरी देगा आईसीएस की औलाद एडवेंचर के लिए काम भी करते हो और ऊपर से मजाक उड़ाते हो हमारी भावनाओं का ना छोड़ यार मनु चोरी चोरा के सिपाहियों का मरना इसे याद है लेकिन उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए अरे 3 साल पहले वाला जिले का कांड तू भूल गया उन 1500 लोगों को तो इसलिए याद नहीं रखेगा ना बेटा क्योंकि उसमें तेरा बाप तेरा भाई या तेरी बहन नहीं थे दिस इज टू मच भगवती भाई नहीं बात की तो Nothing is too much. Nothing is too much. लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी कि आपने इस मुल्क के बच्चों के लिए क्या रास्ता छोड़ा है? पगड़ी संभाल जट्टा पूरी चली जाए रे पगड़ी की घाट पे कोई हाथ ना लगाए पगड़ी संभाल जट्टा हुए मोड़ दे हवा के रुख को जो वो आड़े आए रे रोक दे उमड़ती रुख को आंख जो दिखाए सरकती उम्मीदों के पर याद में सजाए रे फूल से सनी मिट्टी को भूल तो न जाए रे पगड़ी संभाल जट्टा हुए हंसना से भगड़ा जट्टा आई बैसाखी हंसना से भगड़ा जट्टा आई बैसाखी बैलों के चरक चुकी आवाज बोल दे बैलों के चरक चुकी आवाज बोल दे जरा पार के बोले तो भी हार बोल दे खड़ी तो सबके बोल दे जरा बोल के धरती आवाज बोल दे सत श्री कौन बाबूजी बताओ कौन किथे है वो कौन बाबूजी अबे तो और कौन किथे है वो मैंने नहीं पता नहीं मालूम छेती बोल किथे है वो किथे कुक्कड़ बन अब बाबूजी कब तक बनूं जब तक अंडे ना दे तब तक बाबूजी मुर्गा कैसे अंडा देगा ओ खोतिया सरदार के लड़के आगे ना बड़े बड़े अंडा देते हैं कबन कुक्कड़ तो पुत्र लट खा के उठोगे या ऐसे ही खड़े हो जाओगे हाँ वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी सोनिहार बाबूजी वेरी गुड बाबूजी क्या कर रहा था अरदास कर रहा था जी अरदास इस वक्त अरदास कोई समय थोड़ी है तो मुझे सिखा रहा है इत्या छेतिया और ये बता किथे है वो कौन बाबूजी बतावा कौन यहाँ तो कोई नहीं है ओ खोतिया वो तो मुझे भी दिख रहा है मगर है किथे बाबूजी वो 2-3 दिन से दिखा नहीं वो तो क्या लाहौर खा गया उसे या घोड़े निकल गए हाँ यहाँ घर घर किथे किथे मुर्गा बन यहाँ घर घर में बैसाखी बन रही है और वो हरामजादा अपनी माँ और दादी ने भुक्का छोड़कर पता नहीं कहां वारागर्दी कर रहा है एक बार मिल गया ना उसकी तो मैं तू मुझे ये दस तूने उसको वो समझाया जो तुझसे मैंने कहा था जी बाबूजी और वो समझा भी फिर बाबूजी वो ये कह रहा था कि लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी हो तो काफी अच्छा है अरे पढ़ी लिखी लड़की को क्या फ्रेम में सजा के रखेगा हाँ तुम लोग तो सालों नेशनल कॉलेज ने बिगाड़ा है तुम और तुम्हारे वो गुरु लोग एक बात दसो क्या लाली ने शादी नहीं करी क्या आना चेती बोल क्या विद्यानंदर अभी तक कुंवारा है बोल अरे हरामजादो 4 दिन बाद ना इसी लाहौर शहर में लौंडियों के लहंगे सुनते हुए मिलोगे ठीक साला सरदार का लौंडा तो लटकी बादशाही समझेगा ना तू मुझे ये बता
ये सुखदेव और यशपाल कितने रहते हैं? जी सुख तो कन्हैयालाल बिल्डिंग में रहता है जय गोपाल के साथ, और यशपाल का मुझे मालूम नहीं। हाँ, तुमको तो सालो मैं याद दिलवाऊंगा सब कुछ। पिछवाड़े पे तुम्हारे मार मार के तुम्हारी क्रांति ना निकाल दी ना, तो मेरा नाम भी सरदार किशन सिंह व सरदार अर्जन सिंह नहीं। मैं खुद ही को नहीं पहचान पाया। मेरे पास क्यों आए? अपनी आंखों से देख रहा हूं दत्त साहब कि जिस इंसान ने 20वीं सदी के तीसरे दशक में पूरे हिंदुस्तान को हिला डाला, आज उसके वार्ड का जमादार भी उसे नहीं पहचान पा रहा। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, जब थी वो पूरी हो गई, और तब उसका पूरा होना हमारा मकसद था, उद्देश्य था। मकसद आप लोगों का क्या था? वो दूसरों को हीन बतलाना, दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना, अपने जोश और उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को कुचल कर आगे बढ़ जाना, पंडित चंद्रशेखर आजाद को हनुमान जी का अवतार मानना, सुखदेव को दूसरों का मखौल उड़ाने देना, भगत के इंटेलेक्ट के आगे दूसरों को बौना समझना, या किसी गैर जानकार को भाई बंकुलाल जैसे मजाक को उलझाकर रुला देना। तुम भाई बंकुलाट को भी जानते हो? क्या बात, क्या बात। Let us pledge our lives to our country. Let us pledge our lives to our country. ये बात आज किसी घटिया तीसरे दर्जे की फिल्म का नायक बोलना पसंद करता है जनाब। Let us pledge our lives to our country. Let us pledge our lives to our country. मुझे अभी भी याद है 1924 के दिसंबर की वो तूफानी रात थी। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रताप प्रेस के तलघर में वो खड़ा था। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजाद हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायस कशिश नहीं है। पिताजी आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त यह ऐलान कर दिया था, मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया था। लिहाजा मैं उसी समय की प्रतिज्ञा को पूरी कर रहा हूं। मुझे यकीन है कि आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार। भगत सिंह क्यों आना चाहते हो इचारे में? जिस वजह से आप लोग हैं। अपनी वजह बतलाओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में 3-4 अंग्रेज छोकरों को पीटने को तुम लड़ना कहते हो? वो तो केवल शुरुआत थी, और शुरुआत कभी ना कभी होती है। लड़ तो पिछले 100 साल से रहे, अभी तक तो मिली नहीं आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कोई गलती है। और भगत सिंह उसको ठीक करने आए हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं आ सकता? हमेशा कोई ना कोई आता रहा है। अरे शादी में शहीद होने से बच कर आए हो बरखुरदार। शहीद तो वहां भी होना है, तो कम से कम महबूबा तो पसंद की होनी चाहिए अपनी। जवानी में मौत और महबूबा में फर्क नहीं दिखता जनाब, जब तक कि वो सामने ना आ जाए। जनाब, मैं दोनों का सामना एक ही तरीके से करने को तैयार हूँ। बहुत दर्द होता है मरने में बरखुरदार। आपको कैसे मालूम? आप पहले मरे हैं क्या? जितना मौत के बारे में मैं जानता हूँ, उतना आप भी, तो हिसाब बराबर हुआ। इस कमरे में बैठा हर एक शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म पर मौजूद घाव इस बात के सबूत हैं। जिस्म के घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब, वो ताकत तो कहीं और से आती है। और जहां तक सवाल रहा खून बहाने का, तो खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपका हो या सामने वाले का। बड़ी बात यह है
कि आपकी जिस्म तड़प की एक बूंद आने वाली नस्लों के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान को गवा देना मैं सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी समझता हूं। और शायद हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में यही एक कमी रह गई। जहां तक सवाल रहा हिंदुस्तान की आजादी का, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि हमें यह आजादी मिलती कैसे है। और कहीं अगर हमें गलत तरीके से आजादी मिल गई तो मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी कि आज से 70 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि गोरे चले जाएंगे और भूरे आ जाएंगे। कालाबाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के नाचेगी, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब। और धर्म, जात और जुबान के नाम पर इस मुल्क के अंदर तबाही का ऐसा रंगा नाच होगा जिसे बुझाते बुझाते आगे आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। वाह भगत सिंह, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। और मैं अशफाकुल्ला खान। यह है रोशन, यह मुकुंदीलाल, यह मनमथनाथ, यह लाइडी, यह है शिवर्मा। अरे शरीर देखे हो इनका, इन्हें एचआरए की दिया सलाई कहते हैं। और यह है जयदेव कपूर, इन्हें कुश्ती में रहना होगा। और वो देखो, वो बैठा हमारे एचआरए का सबसे खास बंगाली बटुकेश्वर दत्त। भालो अच्छो। पूछ रहा है कैसे हो? जी मैं अच्छा हूं। अरे तुम्हें बंगाली और हनुमान जी के बीच में कोई फर्क पता है? जी मेरी अरे कोई फर्क नहीं होता। दोनों को जब तक अपनी शक्ति का एहसास ना कराया जाए तब तक हिलेंगे नहीं। और जो कि एक बार हिल गए तो बूटी छोड़ पूरा पहाड़ उठा लाइएगा। अरे हनुमान जी से याद है, पंडित किधर है क्या? पंडित ओहो, अरे भगत सिंह से मिलेगा। कसरत के वक्त नहीं। जी नाम क्या है इनका? पंडित चंद्रशेखर आजाद। और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली। उसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार एचआरए सदस्यों को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन के आने का, जिसका नाम था काकोरी। अजी सुनते हो? काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूट लिया गया। अपना भगत भी उन दिनों वही था ना? No, no, no! Tighten the security! Close all these stations between Shahjahanpur and Lucknow! Raid Meerut and Benares! Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi! Send one squad to Calcutta! This is the same bloody Hindustan Republic Association! Pick up that Sanyal! Call special forces! I want to see CID sleuths in each and every street of Kanpur! What? 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 साहब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पूरी एचआरए पकड़ी गई, पंडित जी और मुकुंदीलाल को छोड़कर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक सुनहरा अध्याय खत्म हो गया। ओए दूध का भाव, एक आना शेर। ओए चारा कितना लगा? 22 शेर। और दूध कितना निकला?
18 शेर। और शहर कितना भेजा? 12 शेर। 12? हाँ, पर बाकी? अरे बाकी तो देश के नौजवान पी गए। ओए अगर देश के बुड्ढे को मालूम पड़ गया ना तो तेरी तू यहाँ मार के सुला देंगे समझा? हो कोई है अंदर? कोई देश की शादी। आओ जी, आओ जी, आओ। हाँ, बैठो जी, बैठो। जिंदर पुत्र जिंदर है। वेरी गुड बहुत ही कुछ रहा पुत्र है, कुछ रहा है। क्यों रे? तेरे को निगंडी पैरी कौन है? जी मेरे पेट में दर्द है। हाँ, तेरा पेट दर्द सब जानता हूँ मैं। कंजर कहीं का। अरे देख लो जी, पूरे 100 गज का टुकड़ा लिया है, 3 भैंसें हैं अपनी और 1 बछिया तो अभी अभी हुई है। पूरे लाहौर तक दूध जा रहा है जी अपना। क्यों भगवती पुत्र? जी बाजी बढ़िया है। हाँ। और पुत्र पुलिस भी परेशान तो नहीं करती अब? नहीं जी, अब जमानत की बात तो नहीं। हाँ, दुनी चंद जी बहुत परेशान थे तेरे लिए भगत, और दौलत राम जी तो कह रहे थे केस तो इनके बाप को भी लेना पड़ेगा वापस। अरे इस गोरी अदालत में केस 6-7 महीने ज्यादा नहीं चलते। और कोई सबूत भी तो नहीं उनके पास। अब बनाओ अपनी जिंदगी। हाँ, सुन लो रे कंजरो क्या कह रहे हैं। अरे अब जिंदगी बनाओ अपनी। तुम सब सालों को एक ठोर मिल गया जिंदगी जीने का। और पुत्र भगवती सब चंगा है ना? जी बाबूजी, चिंता की कोई बात। हाँ, तेरी भड़क कम हुई कि नहीं? जी बिल्कुल ठंडी पड़ गई जी। हाँ। ठंडा ठंडा दूध पी लिए। क्या? ओ हरामजादों, तुम्हारे लिए दूध नहीं दे रही है भैंसें? भगवती नजर रखियो इस पर। बाबूजी ये दूध तो भगवती माई के लिए था। क्या? भगवती तू भी? हाँ 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 बाबूजी। ये मुंडा बदमाश हो गया है। मुंडा बदमाश नहीं है जी, मुंडे बदमाश है मुंडे। और मैं तो ये कह रहा था इसके लिए भी कोई लड़की फड़की ढूंढ दो जी, जवान पट्टा है अपना। पहली फोन बाबू जी। हाँ भगत जी बाबूजी। मन्ना वाले पूछ रहे थे कि तारीख वारीख पक्की करी जाए। जी बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। बस एक गिरफ्तारी हुई नहीं और दम निकल गई साले की। इस 1927 के धधकते दौर में लाहौर को दूध पिला है। पंडित जी उसे वो डेयरी उसके पिताजी ने खुलवा कर दी। तो क्रांति में अपने बाप से पूछ के कूदा था। साला 85 भेद रस से लेकर गया यहाँ के, इसलिए कि दूध बेचे, शादी करे, बच्चा पैदा करे और आबादी पे बोझ बढ़ाए। साले कीड़े मकोड़े फैला के चले गए ये दोनों बेचारे में। वो उसका क्या नाम है, वो 4 फुटिया मिलकर नौटंकी बाज का? जी चार्ली चैपलिन। हाँ, उसकी फिल्म देख देख के क्रांति लाएंगे। जी बहुत बड़ा एक्टर है जी। जूता निकालो अपना। सुखदेव कह रहा था। ये बम दशहरा में फेंका गया था ना? तुमको काकोरी के नाम चाहिए थे, मगर उसने बतलाया कुछ नहीं पंडित जी। हाँ, एहसान किया, एहसान किया। बहुत मार लगी है पंडित जी। करनी पड़ेगी, मार सहन करनी पड़ेगी, वरना कह दो अपने बीवी के नारे से गिरा बांध के बैठ जाए। मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। राजगुरु जी जी पंडित जी। फैसला हो गया, आज रात की गाड़ी से तुम लाहौर निकल रहे हो जी। और हाँ, आखिरी बार बात करके देखना, मानता है तो ठीक, वरना ये लो भाई बम्बू लाट को साथ में ले जाना, काम आएगा। पंडित जी अगर आप एक बार उससे खुद बात कर लेते। बस फैसला हो गया। ये भी दिन देखना था, ये भी दिन देखना था। और भगवती भाई, क्रांति और शादी दोनों साथ साथ में? साथ में सही चल रहा है आपका। और बताइए। अरे राजगुरु बाबू, अरे वाह क्या बात है। अरे आओ आओ। हाँ ठीक है, बैठो। बैठो बैठो। अरे बैठो यार। दूध पियोगे? नहीं नहीं ठीक है मेरा ये। पियो, ताजा दूध एकदम पिलाओ। अरे लो पी लो, पी लो यार। और हाँ ये पंडित जी ने चिट्ठी भेजी है तुम लोगों के लिए। चिट्ठी? हाँ हमारे लिए? क्या लिखा है? उम्मीद करता हूं अब तक तुम्हारी डेयरी कर्ज में डूब चुकी होगी, क्योंकि वहां दूध बेचने के अलावा बाकी सब कुछ होता होगा। जानकर खुशी हुई कि इनकलाब से तुम्हारा जी उब गया। ऐसे में मुझसे 2 हाथ परवा लिया करो, जी ठीक रहेगा। तुम्हारा केस आजकल में ही वापस लिए जाने की खबर है। जमानत के पैसे मिलने की पहले से बधाइयां। और हाँ, आगे से बापों से मजाक किया करो तो ये याद रखा करो कि बाप इस दुनिया में तुमसे पहले आए थे। वाह पंडित जी गुस्से। हाँ।
हाँ तो बताओ क्या सोचा है तुम लोगों ने? सोचना क्या है, वही दूध का भाव। देखो मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, बता दो क्या सोचा है तुम लोगों ने? और हम एक और बार बोल रहे हैं, दूध का भाव। देख बक्तिया, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे क्या सोचा है तुम लोगों ने? और देख मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, वही दूध का भाव। तुम जाइला सालिया। ऐसे भी पंडित जी ने बोला था, अगर जवाब नहीं दे ठोक दे सालों को वहीं पे। मैं तो बोला सालों, और जवाब दो सालों। पंडित बहुत चर्बी है। उल्लू के पट्टे नाम है राजगुरु और राजा के भांडे जैसी बातें करते हैं। हाँ? लेकिन तुम लोगों ने ये किया क्यों था? अरे पूरे 60,000 की जमानत हुई है, वो बैरिस्टर दुनीचंद और दौलत राम जैसी बड़ी हस्तियों ने की है। बेटा अगले 6 महीने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो इनकी साख कहाँ जाएगी? हाँ? लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही रहेगा, क्या तुम लोगों ने ये किया क्यों था? अरे मेरे राजदुलारे, पेट में दूध दही जा रहा था लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली था। पूछो किसकी तरह? किसकी तरह? अबे तेरी तरह। भाई हर कोई पंडित जी थोड़ी होता है कि 24 घंटे में से 25 घंटे अपनी लंगोट पहन के रखे। हाँ भाई, पंडित जी ने भी लुहार की चोट मारी है। शुभ खबर तो जरा। इतिहास कभी मानेगा, पंडित चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को मारने के लिए भाई बम्पू लाट को भेजा था। अरे बाप रे, भाई बम्पू लाट बिल्कुल भरे हुए थे, जैसे कि देखते ही चीर फाड़ देंगे। हैं राजगुरु बाबू, भगत चिट्ठी पढ़ाएंगे। अब जरूरी बात, फिरोज शाह कोटला की मीटिंग पक्की हो चुकी है। उत्तरी भारत के सभी दलों में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह है। बंगाल के अलावा सभी लोग आ रहे हैं। जैसा कि तय है, इस मीटिंग का संचालन तुम करोगे। उम्मीद करता हूं ये क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई करवट साबित होगी। फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर होगा, तुम सबका। पंडित क्योंकि उस मुल्क के पास देने के लिए अपनी आइडियोलॉजी है और उसी की बदौलत वहां पर इंकलाब आया। रूसी क्रांति पिछले दशक की नहीं बल्कि इस सदी की भी सबसे बड़ी घटना है। लेकिन मिस्टर सिंह একটা কথা বলুন, इस सोशलिज्म नामक साइंस में धर्मों के लिए कोई जगह ही नहीं है। अरे जो हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश की परंपरा गरीबी है, हमारे देश की परंपरा भूख है। अरे धूर मसाई, अब तो भूख को ही इतना ऊंचा स्थान देते हो। अरे देते तो आप भी हैं, पर सिर्फ इतना है कि मैं बोल देता हूं और आप बोलते नहीं हैं। अरे बाबा, हमारा इतिहास गवाह है कि धर्मों गुरुओं ने इनकलाब लाकर दिखाया है। हमारा छोड़िए, दुनिया के इतिहास में से एक उदाहरण दिखा दीजिए। क्या ना? कबीर। कबीर का मकसद किसी भी इंसान को भगवान से मिलाने का नहीं था। उनका इरादा तो हाड़ मास के इंसानों की दूरी खत्म करना था। लेकिन वो अपने कर्म से, इतिहास से उठकर माइथोलॉजी में चले गए। इसके लिए जिम्मेदार ये सदियों पुराना फतवा है जिसे हमने केवल साबुन के कैलेंडर के माध्यम से जानना शुरू किया। और कल आके कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आप हिंदुस्तान के आंदोलन के कर्णधार बन जाए। बन सकते भाई, क्यों नहीं बन सकते। तो 500 साल बाद आपके बारे में यही कहा जाएगा कि भाई फिरोज शाह कोटला की मीटिंग में भाई तो हवा में उड़ के आए थे। यू पर्सन्स आर इम्पॉसिबल। आप लोगों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे जब खुद के पास कोई ठोक बजाय तर्क ना होना तो फिर सामने वाले से बात करने का फायदा नहीं होता। लेकिन आपकी इस सोशलिज्म नामक साइंस की व्यवहारिकता क्या है? आजादी जरूरी नहीं, लेकिन आजादी के बाद का हिंदुस्तान जरूरी है। और अगर उसके लिए कुछ भी व्यवहारिक है तो वो यही है, वरना कुछ नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं। इस एचएस अरे का कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजादी क्यों नहीं? बताओ भाई। आज अरे वो व्यक्ति अंग्रेजी की एक लाइन तक नहीं बोल सकता। अरे भाई, कमांडर एक प्रेरणा होता है, इसके लिए लिटरेट होना बहुत जरूरी है। जोश बाबू, लिटरेट होना एक सब्जेक्टिव बात है। कहीं पर वो मिशनरी स्कूल की पढ़ाई की वजह है तो कहीं पर जिंदगी के तलक तजुर्बों से।
लेकिन वो व्यक्ति यहाँ इस मीटिंग तक में नहीं आया है। इसका जवाब आपको शिव वर्मा देंगे। पटना गए हैं, कल सुबह दंड फेरते हुए मिले थे और मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे कि पहली गलती तो ये कर रहे हो कि कसरत करते हुए मुझसे बात कर रहे हो। 118 पेल चुका हूँ, 200 से पहले रुकूंगा नहीं। और फिर दूध जलेबी खाऊंगा, अपनी मौजर साफ करूंगा और फिर किसी की बात का जवाब दूंगा। और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते, वरना मालूम हो जाता आज रात की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ, मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। गलती से एक बार पटना का पता पूछ लिया तो बोले कि या तो मैं जानता हूँ या फिर भाई बम्बू लाड जी जानते हैं। किसी तीसरे को जानने से पहले ही उड़ा दूंगा। बोमपुलट? हाँ, 6 राउंड के होते हैं, पंडित जी के पास 10 राउंड के हैं। तो आपको भी एक दिला दे। तो फिर ये तय रहा कि आज से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन होगा। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 23 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है। वो जहां जहां से गुजरेगा उसका कड़ा विरोध किया जाएगा और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन गो बैक, 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 गो बैक, गो बैक, गो बैक, साइमन कमीशन 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 गो बैक। लाठी चार्ज! साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन, गो बैक! गो बैक। लाठी! 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 अरे सुनते हो, लालच जी मारे गए। कौन मारा गया बेबे जी? नाम क्या था उसका? सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। भगत! सुखदेव, भगवान दास और विजय उसके आने का टाइम नोट करेंगे। और उसकी शक्ल किसने देखी है? जय गोपाल। जय गोपाल मोटरसाइकिल पे आता है डीएवी कॉलेज के सामने। मैं देखते ही इशारा कर दूंगा। पिस्तौल किसके पास है? राजगुरु के पास। राजगुरु! मैं और भगत पहली गोली चलाएंगे। हमारा किसी ने पीछा किया तो पंडित जी को संभालना है। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी! पंडित जी, जय गोपाल ने गलत इशारा कर दिया। स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया। यमराज और यमदूत में ज्यादा अंतर नहीं होता। ये लाठी सैंडर्स से नहीं बरसाई थी ना? अरे सुनते हो, अपने भगत पर खून का इल्जाम लग गया। खून का इल्जाम? इन पर? मगर किसके खून का? यही सवाल मेरा था दत्त साहब, यही सवाल मेरा था। खून का इल्जाम उस पर, लेकिन किसके खून का? उस सैंडर्स का खून तो सबको याद रहा। इतिहास ने उसे अपने पन्नों में डंके बजाकर जगा दिया और उस इल्जाम ने उसे युग पुरुष बना दिया। लेकिन चलो किनारी बाजार में मिली थी अपनी माँ के साथ। मैंने ससरियाकाल किया तो शर्मा गई और उसकी माँ ने हंसकर बोला कि इनसे शर्माने से काम नहीं चलेगा। अगली होली तो तुम्हें देवर जेठों के साथ मनानी है। उस गरीब सी जान के सपनों का खून, उसका दारोमदार, उसकी जिम्मेदारी। अरे दूसरों के खून से होली खेलने वाले उस महाबली ने क्या कभी मेहंदी के रंग को पहचानने की कोशिश की? ये तो होना ही था, ये तो होना ही था सुखदेव। भाई मैं तुझसे कहा करता था उससे ज्यादा हंसी मजाक मत किया कर। भाई मेरे जमानत के दिन भारी पड़ गए सुखदेव। 24-24 घंटे बम बारूद की गंध सूंघने वाले उस महान योद्धा ने क्या कभी गुलाब की नन्ही सी कली को सूंघकर देखा? हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम की धारा को बदल कर रख देने वाले उस दृष्टा ने क्या कभी छोटे से बुलबुलाते दिल को टटोलने की कोशिश की?
देख, अपने आप से चोरी करने की कोशिश मत कर। इस वक्त तू सुखदेव से बात कर रहा है। तू बात क्या कर रहा है यार? मैंने उससे आज तक बात भी नहीं की। जवाब दीजिए दत्त साहब, जवाब दीजिए। उस इंसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संग्राम में बराबरी का हिस्सा लेने वाले जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका खामोश रहना कहां तक जायज है मिस्टर बट्टुकेश्वर दत्त? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तू खुद जानता है। लेकिन इसके लिए हम जिम्मेदार हैं सुखदेव, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं और हम इससे भाग नहीं सकते। तू समझ नहीं रहा है, भागे बगैर कोई चारा भी नहीं है। जिंदगी हमें कहीं और धकेल चुकी है। जिंदगी किसी को किसी की मर्जी के बिना कहीं नहीं धकेल सकती। आंखों में मुझे सुअर का बाल नजर आ रहा है भगत। क्या मतलब है तेरा? तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार क्यों कर दिया? किसने कहा? अरे वो तो पंडित जी का आदेश था कि 8 अप्रैल को असेंबली बम फेंकने मैं नहीं जाऊंगा। जबकि बम फेंकने की पेशकश तेरी थी और फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश भी तेरी थी। वो सुखदेव वो आज भी है। अरे उस दिन वहां दुनिया जान की प्रेस मौजूद होगी, विदेशी पत्रकार होंगे और ऐसे सारे के पास अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता। और कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा? वो राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन लाचार बचपन की वजह से अपनी जुबान को ऐसे नहीं रखता कि अपनी बात को ठीक से रख सके। क्या वो जय गोपाल जो तेरे एक इशारे पर जान की बाजी लगा सकता है, लेकिन मंच पर खड़ा होकर क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता? ये सब बातें मुझे बोलने का मतलब? वाह वाह, सरदार भगत सिंह सुखदेव से एक मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। तू बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुखदेव। सरदार भगत सिंह को अब एकदम से एहसास हो गया है कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में है। HSRA के थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के इरादों में दिक्कतें आने लगी है। सरदार भगत सिंह अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेहिंतिया जानकारी को अपने किसी नाजुक लम्हे के लिए बचाकर रखने की सोच रहे हैं। ओए मैं तुझसे कह रहा हूं शांत हो जा सुखदेव। किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती जनाब, और खास करके जब वो कंफ्यूजन किसी औरत का लाया हुआ हो। ओए खामोश हो जा सुखदेव। तुझे आंख की लाली में बदलाव देख रहा हूं मैं आजकल, और तुझे कोई हक नहीं बनता कि तू उस पीढ़ी के मुंह पर थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देकर जी रही है। पंडित जी! आज तो हो जाए, आज तो हो जाए, जो होता आया है और होता जाएगा, उसको रोकेगा कौन? भला तुम बोलो, अरे हाँ बोलो। उसे तो होना है, उसे तो होना है और हुआ करेगा, होने में उसकी होनी है, नहीं हुआ तो किधर मरेगा? बोलो, अरे हाँ बोलो। लेकिन हुआ करे तो होने दो, उसको ना रोको, वो तो होकर ही कुछ कर दिखलाएगा। अरे हाँ बोलो, अरे हाँ बोलो। आज जो होता है, आज जो होता है सो होने दो, अब देखें कितना हो सकता है, यही नाप ले फितरत अपनी। बोलो, अरे हाँ बोलो। आज जो हो जाए, आज जो हो जाए, आज जो हो जाए। दिल्ली की उस जेल में एक सिपाही आया था। हाँ, और तस्करी को नीचे पटक कर बोला खाना। और फिर वो क्या बोला था? ये लो संदेश तुम्हारी सरकार के लिए। अरे अब मैं क्या करता, मना कर दिया सबके सामने। सारी जेल देख रही थी, कहता है मुकदमा खुद ही लड़ेगा। खुद लड़ेगा जी? ओनू की फायदा? अरे इन लोगों के फायदे या नुकसान कोई समझ पाया है क्या? एक लाहौर भेजी, उसके घर, बाकी सारे सेंटर्स पर सरकार बौखला उठी है पंडित जी। चारों तरफ छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सब अंडरग्राउंड हो जाएं। सिर्फ अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलेगा, काम जारी रहना चाहिए। राजगुरु जी पंडित जी। तुम अभी एकदम पुणे निकल रहे हो, और हाँ, अपनी कैंची जैसी जुबान पर काबू रखना।
पटना, झांसी, आगरा, सहारनपुर ये तार कर दो कि सब गायब हो जाए। लाहौर में सुखदेव को खबरदार कर दो, बचकर रहे, उसे कुत्तों समान ढूंढ रही है पुलिस। कहाँ गई आप लोगों की वो धमाकेदार योजनाएं? कहाँ गया एचआरए का वो फैला हुआ नेटवर्क? आप लोग तो अपने आप को समझदारी की इंतहा माना करते थे ना? क्या? हाँ पंडित जी, जयगोपाल मुखबिर बन गया, लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई और आज आगरा की, और फैक्ट्री के साथ अरे भगत के बाद दूसरा बच्चा था हमारा, बिगड़ गया था तो क्या जी हुण की करेंगे उसदा? करेंगे क्या, चलाएंगे मुकदमा। परसों चुपचाप मिलने आया था, पैर छूकर बोला था भगत के लिए कोई संदेश है क्या? अब तो उसके खुद के लिए संदेश देना पड़ेगा। मेरा संदेशा तेरे लिए ये है भगत कि मैं भी पीछे नहीं रहा। हम दोनों में सिर्फ जेल का फर्क है। तू दिल्ली में और मैं लाहौर में, और सुना है तेरे केस की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं, इसलिए इंसान का खून करने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि एक धमाका करें, क्योंकि भैरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। अगर वक्त रहते हमारी इस वर्तमान सभ्यता के ढांचे को बदला नहीं गया, अगर सर्वहारा वर्ग को वरीयता नहीं दी गई, तो आने वाले कल के हिंदुस्तान को मात्र कुछ पूंजीपति अपनी सुनहरी कलमों से लिख रहे होंगे। कितने आगे गई उस युग दृष्टा की भविष्यवाणी? किस किस के कानों में रची बसी रह गई आज उसकी बातें? दत्त साहब, आज का समय इस बात का गवाह है कि आजादी के पीछे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हाथ था, जिसके पीछे गांधी का नाम था, आप लोगों का नहीं। और वो मूवमेंट, आप लोगों का वो मूवमेंट तो बस एक वक्त का बुलबुला था, जो वक्त के साथ ही फूट गया, और साथ मिलेगा आप लोगों की खूनी गोलियों और बम बारूदों की आवाजें। गलत कह रहे हो मार्कंड, गलत कह रहे हो। धमाकों की आवाज तो 1947 में अपने पूरे महाकाल रूप में उठी थी, और तब उसके साथ जुड़ गई थी करोड़ों बच्चों, बूढ़ों, औरतों की चीखें, जो रो रो कर चिल्ला रहे थे कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें एक मुल्क चाहिए जिसकी जमीन पर हम आजादी की खुली सांस ले सके। आज 18 साल के बाद भी उस ज्वालामुखी का लावा इन दो देशों के सीने में धधक रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराते हो इसका? पॉलिटिकल किलर्स। जी ऐसा मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल किलर्स यानी राजनीतिक खूनी, जो राजनीति में बने रहने के लिए किसी का भी खून कर दें। लेकिन केड़ी राजनीति विच बने रहना चाहते हैं ये? वो महात्मा है, महात्मा। उनके मुंह से शब्द नहीं, अमृत फूटता है, अमृत। उनकी बात को कोई झूठ नहीं कहता। हाँ हाँ, झूठ नहीं कह रहा। कल शिव वर्मा, जयदेव कपूर, महावीर सिंह, कुंदनलाल सहारनपुर में कब पकड़े गए? पंडित जी को खबर कर दो, मैं जगह आज ही छोड़ रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। कल भगत और दत्त का फैसला है। जी सुनते हो अपने भगत को? अरे हाँ हाँ, वाहे गुरु जी को तो यही मंजूर था, उम्र कैद। मैं तो कहता हूँ फिर भी सस्ते में छूट गया। इस गोरी हरामजादी सरकार से तो इतनी भी उम्मीद ना थी। कम से कम ये एहसास तो रहेगा ना कि जहां भी है जिंदा है। जैसे वो अजीत के जिंदा रहने का है। अरे हाँ हाँ, और क्या। देख लेना, चाचा और भतीजा दोनों इकट्ठे वापस आएंगे किसी दिन।
फिर तो इस घर में बैसाखी मनेगी ना कि पूरा लाहौर गूंज उठेगा। मेरा नाम भगत सिंह है। और मेरा नाम सुखदेव है। मेरा नाम यतीन्द्रनाथ दास है। अरे ज्योतिंदा, आजा। यहाँ कैसे आना हुआ? आगरा की फैक्ट्री में था, मसाला घोल रहा था कि पीछे से आवाज आई हैंड्स एक बार की तो मन हुआ कि एक तैयार की हुआ बम पीछे की तरफ उछालकर हैंड्स अप कर दूं। फिर सोचा तुम लफंगों से दोबारा मिलने का मौका कहाँ मिलेगा। अरे तुम सबको बम बनाना सिखाया बेटा, हम बाप है तुम्हारे। हम बाप हैं दुनिया के। वी आर आइडियलिस्ट, ग्रेट, टू ग्रेट। वी आर सुपर ह्यूमंस, वी आर बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग्स। सुखदेव, हमें अपनी शालीनता बनाए रखनी पड़ेगी। हमें खुदा से ऊपर उठ के दिखाना पड़ेगा, तभी ये जमाना कहेगा कि वाह क्या लोग थे भाई, क्रांति के रास्ते पर अपनी भावनाओं को पैरों से कुचलकर आगे बढ़ गए। याद है? याद है। अरे याद कैसे नहीं होगा। बाजार में एक कैलेंडर मिल रहा था जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। राजगुरु बाबू से खरीद लाए और पार्टी ऑफिस में लगा दिया। हक पंडित जी आए और देखते ही बौखला उठे। कैलेंडर उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े। राजगुरु बाबू आए और भिनक गए। मेरा कैलेंडर किसने पढ़ा? किसने पढ़ा मेरा कैलेंडर? मैंने पढ़ा। क्यों पढ़ा? या तो इसमें उलझ जा या फिर क्रांति कर ले। अच्छा, आप हर खूबसूरत चीज को फाड़ देंगे? हाँ, फाड़ दूंगा। अच्छा, आप ताजमहल को भी फाड़ देंगे? हाँ, फाड़ दूंगा। अरे पंडित जी, खूबसूरत दुनिया बसाने का सपना देखते हो, खूबसूरती से इतनी नफरत पालकर? वाकई एक खूबसूरत सवाल था। हाँ, मैंने उस लड़की के बारे में पूछा था क्योंकि मुझे उसकी याद आती है और किसी को अपनी यादों में बसाना मेरा हक है। किसी को याद करना मेरा हक है। वो तुम इस गुलाम मुल्क के नौजवान है सुखदेव, और इश्क जैसी पाक साफ चीज के लिए यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं, वरना अगले जन्म में यकीनन अपनी प्रेमिका को अपने आगोश में लेकर उसके कंधे से अपना सिर टिकाना चाहूंगा। ठीक है पुत्र, सजा हुई है, पर वाहे गुरु की कृपा से वो नहीं जिसका हमें डर था। बेटे वो आ चुका है यहाँ लाहौर में, और ना उसकी चिट्ठी भी आई थी। चिट्ठी में सुखदेव ने तेरे लिए सत श्री अकाल लिखा है शैतान, और लिखा है कि चिंता न करना, भगत यहाँ रोज रसगुल्ले खाता है। अरे फिर उसे भुट्टे मैं खिलाता रहता हूँ। जी लाल हो गए जी लाल। ये कहने आई थी कि बस ठीक रहा कर, अच्छा खाया कर, अच्छा पिया कर और अच्छा पहना ओढ़ा कर। एक ही तो जिंदगी मिली है ना हमें, और आज की भी तो सोचनी पड़ेगी कि नहीं। कल किसने देखा है। मैं चलूंगी, तू अपना ख्याल रखना। अभी ना इनके यहाँ नए दोस्त बन गए हैं। इनके लिए मक्की दी रोटी ते सरसों का साग मंगवाया थी। ऐसे बावले मुंडे हैं। बेबे जी, कम पढ़ी लिखी हूँ, दुनिया भी ज्यादा नहीं देखी। जो जानती हूँ वो सिर्फ इतना कि कोई पकड़ा गया और उसे सजा हो गई। उसका दोष क्या था नहीं जानती, उसने किया क्या था नहीं जानती, ना ही जानना चाहती हूँ। लेकिन इतना जानती हूँ कि उसे सजा नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है
मेरा दिल ये भी कहता है कि कोई आए, लेकिन अगर कोई नहीं आता तो उसे दोस्त नहीं मानती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है, लेकिन हार नहीं मानूंगी। अगर ना आना किसी का धर्म है तो उसके आने की बाट जोड़ना मेरा धर्म है। मैं उसके धर्म को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, वो मेरे धर्म को चोट ना पहुंचाए। बाकी आप तकलीफ मत किया कीजिए। अच्छा खाना और अच्छा पहनना मेरा धर्म बन चुका है, क्योंकि फीके रंग में कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता। ये न जाने रंग इश्क के कितने होते हैं, ये न जाने पीर फकीर। ये तो जाने रांझा है कि हाँ या की जाने उसकी। रांझे ने मेरे वादा किया हो, रांझे ने मेरे वादा किया हो। मदहोश गुलाबी में जरा थोड़ा डाल बसंती नील, फिर पहन के उसको गोरिये थोड़ा बैठ नदी के तीर। बदली को जरा धूप की बाती देगी चीर। तेरे कांधे का तस्वीर लेके आऊंगा, मेरे इश्क की ये तासीर, मेरे इश्क की ये तासीर गोरिये, मेरे इश्क की ये तासीर, मेरे इश्क की ये तासीर गोरिये, मेरे इश्क की ये तासीर। किसका इंतजार कर रहे हो सालों? कोई पैगंबर आएगा तुम्हें ऐसे छुड़ाने के लिए? ये लाहौर सेंट्रल जेल है, कोई दिल्ली या कानपुर नहीं है। अंग्रेज हुकूमत से टक्कर लोगे सालों। अंग्रेज अफसर को गोली मारोगे। नाम पर उस साले के मैं भी देखता हूँ ये हड़ताल कब तक चलती है। नाम जानते हो ना मेरा? उसका नाम खान बहादुर अब्दुल अजीज है पंडित जी। वो हैवानियत पर उतर आया है। उसने 25 पठान मंगवा लिए जो उनके सीने पर चढ़ चढ़ के नाक से खाना ठूसते हैं। आज उनकी भूख हड़ताल का 50वां दिन था। यह हड़ताल रुकेगी नहीं, यह जंग रुकेगी नहीं। हमारी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। We want the facilities equivalent to the European prisoners. यह हमारा हक है।
इनकलाब जिंदाबाद। भगत भगत शिव ने बखियां मारकर खा ली है भगत। उसका सारा खाना बाहर आ गया है। अजय ने मिर्च वाला पानी पी लिया भगत। ये साले अंग्रेज उसके गले में नली नहीं घुसड़ पा रहे भगत। और यतीन्द्र क्या हुआ उसे? यतीन्द्र के फेफड़े में एक सेर दूध भर गया है भगत। उसका बदन अकड़ रहा है। उसने दवा खाने से इनकार कर दिया भगत। उसकी जुबान ऐट रही है, उसकी नाड़ी भी जा रही है और वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा। उसके खून का दौरा उसके दिल के आसपास सिमट आया है पंडित जी। क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? मत सोच रहे ना अंग्रेजों कि इसे यतीन्द्रनाथ के जाने से हिंदुस्तान का उमड़ता हुआ संग्राम रुक जाएगा। यह दौर तो यूं ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और तब मोतीलाल नेहरू ने कहा था, सरेआम ब्रिटिश हुकूमत के इस जुल्म को लानत भेजता हूं। यतीन्द्रनाथ दास को रिहा किया जाए। जवाहरलाल नेहरू बोले, सर झुकाता हूं शर्मिंदगी से इस हैवानियत के सामने। यतीन्द्रनाथ दास को कैसे भी करके बचाया जाए। और गणेश शंकर विद्यार्थी बोले, आई स्पिट on the courage of British Empire who don't even know how to kill. Don't you forget that the soil of this nation has had enough from you, the Britishers. Now it needs something from us, and we are out and out prepared to give the precious thing that we have. That is our lives. हाँ, कल यतेंद्र नहीं रहा। मेरे भगत के साथियों में ये पहली मौत थी। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैंने तुम लोगों को इसलिए तैयार किया था भगवती, ताकि एक दिन किसी एक्शन में बेचकर हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। इसे खोना नहीं कहते पंडित जी, इसे तो पूरी तरह से पा लेना कहते हैं। ये भूख हड़ताल अब भी नहीं रुकेगी। क्या है हमारा ठिकाना, हंस देते हैं हम जो पूछे है हमसे, बातें यही है ज़माना। गाते हैं हम क्यों, चिल्लाते हैं हम क्यों, बेकार है ये बताना। हमारे लिए है लहू
अपने पुत्र की पहली जीत हुई, अपने भगत की पहली जीत हुई ओए। सरकार को झुकना पड़ा उनके आगे, उनकी शर्तें मान ली गई ओए। भाई गुरु का लाख लाख शुक्र है जी। हाँ, पूरे लालपुर में लस्सी पिलवा दूंगा, पूरे लाहौर में लंगर करवा दूंगा ओए। मस्त नाचते भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी उर्रा। मुझे अभी तक याद है वो हड़ताल कैसे तोड़ी गई थी। हे भारत के नर नारियों, अरे नारियों नहीं, अरे हाँ, मैं अपना एक शब्द वापस लेता हूं। हे भारत के नर बंधुओं, मैं अपनी इस 114 दिन पुरानी भूख हड़ताल का अंत चर्च के देसी संस्करण के साथ करता हूं। तो फिर चरमरा दे, चरमरा दे। वाकई चरमरा तो दिया था उन्होंने पूरी हुकूमत को, वाकई। और उसके बाद जापान, कनाडा, पोलैंड और साउथ अमेरिका से सैकड़ों चिट्ठियां आने समर्थन के तौर पर। लोग सड़कों पर उतर आए थे, जगह जगह हड़तालें फूट पड़ी थी। किसान और मजदूर वर्ग रेले के रेले बनाकर उमड़ रहा था। अखबार हुक्म के खिलाफ आग उगलने लगे थे। और तब बहुत ही भावुक होकर शिव ने उससे कहा, ओए आ गया। हाँ भाई, नाम शिवराम हरी राजगुरु। अरे और चार्ज अंडस मर्डर केस कब पकड़े गए? यही 10 जनवरी 1930 को। और कहाँ पकड़े गए? पूना में। कैसे पकड़े गए? अरे मालूम नहीं यार, जब पकड़ लिया गया तब पता चला कि पकड़ लिया गया हूं। अरे अच्छा, किसी ने मुखबिरी की थी? हाँ। किसने? मैंने। अरे मतलब अपनी मुखबरी खुद ही से कर दी? हाँ भाई, ऐसे कैसे? वहां एक आदमी को बता दिया कि सैंडर्स को मैंने मारा। अरे एक आदमी को नहीं बेटा, आधे पुणे शहर को बता दिया था। और तो और बंदूक भी दिखा दी थी। बोला गलत है? हाँ तो गलत है, झूठ है। अरे हम जेल में नहीं रहते, इसका मतलब बाहर की खबर नहीं रखते। हाँ? पंडित जी ने भेजा था ना, समझा कि अपनी कैंची जैसी जुबान पे काबू रखना। हाँ? अरे यार वहां मच्छर बहुत थे, ठीक से सो नहीं पाया, चलते फिरते उंगली रहती थी और इसी में कभी मुंह से निकल गया होगा। एंड व्हाट यार, आई हियर एंड दिस वेलकम। अरे भाई जियो तुम्हारी अंग्रेजी, वाह। रिस्पेक्टेड वॉइसरॉय का नाम तहजीब के साथ में लीजिए। इस देश के सबसे बड़े नेता मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी भी उनका नाम इस सब के साथ में लेते हैं। हाँ मैं पता है गांधी फिल्म पैक्ट के बारे में, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत ने श्री गांधी की शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को स्वीकार कर लिया है और साथ ही इंडियन यूनिवर्सिटीज की रक्षा के नाम पर ब्रिटिश रूस से 15% और नॉन ब्रिटिश रूस से 20% तक का टैक्स हटाया गया है, जो सिर्फ यहाँ के बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थों की रक्षा करता है। अरे ना तो किसानों पर से लगान कम हुआ है और ना ही नागरिकों पर से टैक्स। अरे यहाँ तक कि नमक कर तक भी नहीं हटाया गया है। और ये बात करते हैं तहजीब की, और साथ में सारे राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया है। राजनीतिक बंदी, शायद गांधी साहब को ये नहीं मालूम, 1915 की गदर पार्टी के सैकड़ों बंदी आज भी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जिंदा कब्रों में गड़े हुए हैं। मार्शल लॉ के सैकड़ों बंदी आज भी जिंदा कब्रों में गड़े हुए हैं। देवगढ़, महुआ बाजार, काकोरी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, इनमें से एक को भी नहीं छोड़ा गया है। देवगढ़, चटली, यहाँ पे सालों से केस चल रहा है और चलते ही जा रहे। क्रांतिकारी औरतें अपने बच्चे और पति को छोड़कर भागी हुई है। न मालूम उसमें से कितनी फांसी की बाट जोर है।
इसके बारे में क्या कहता है आपका गांधी इरविन पैक्ट? कुछ नहीं बोल पाया था गांधी इरविन पैक्ट। कुछ नहीं बोल पाए थे कांग्रेस के सर्वे सर्वा, और कुछ नहीं बोल पाए थे हमारे देश के सेल्फ स्टाइल लीडर। उन्होंने तो अदालत में आना ही बंद कर दिया था। शायद सरकार चाहती ही नहीं थी। और वो इस सदी का सबसे अनोखा मुकदमा चला, अरे जिसमें अभियुक्तों को तलब करने की जरूरत नहीं समझी गई। देखो, मैं तुम्हारा नाम भूल गया। अरे बताया ही नहीं। ये भी ठीक है। अच्छा, कानपुर सिर्फ मुझसे मिलने आए हो? जी हाँ, जैसे सिर्फ दत्त साहब से मिलने 1965 में दिल्ली गया था। 1965? लेकिन आज तो 94 चल रहा है। आज किसी को उस वक्त में भला क्या इंटरेस्ट जाग गया? जब जागना चाहिए था तो जागा नहीं, और आज जब जाग गया है तो उनमें से सिर्फ आप ही बचे हैं। बहरहाल मैं आपको यह बताने आया हूं कि 1994 इस मुल्क को हम जैसों की देन है, उसकी नहीं। क्या मतलब? मैं उन हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूं जो उस इंसान की तूफानी रफ्तार से अपने आप को बचा नहीं पाए, और जिन्होंने उसकी शक्ल देखकर दूसरा भगत सिंह बनने का इरादा ठान लिया था। लेकिन वो उसके साथ दौड़ नहीं पाए। कुछ लोग थक गए, कुछ लोग चल गए, कुछ लोग बीच में ही रुक गए। वो बीच में ही गायब होकर अपनी मंजिल तक पहुंच गया, और हम 47 साल बाद भी इन्हीं रास्तों पर भटक रहे हैं। मेरे पास ताम्रपत्र है, स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट भी है। मैं आज मर्सिडीज से आया हूं, एयर कंडीशन वाले बंगले से निकल कर। मेरे नाती पोते पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, और मेरी पत्नी शहर की सबसे बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरेरी प्रेसिडेंट भी है। अरे मिल रही सुविधाओं को इस्तेमाल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये बात क्या आप उससे कह पाए? यहाँ पे चुनाव आता है, अरे तुमने कुछ और चुना और उसने कुछ और। क्यों? मैं वो क्यों नहीं चुन पाया जो वो चुन गया? ये हमने चुना है, ये हमारा चुनाव है, और हमें इस पे गर्व होना चाहिए। अगर हमारे इस मूवमेंट से आने वाले हिंदुस्तान को कोई दिशा मिल सकती है तो यही हमारी उपलब्धि होगी। कोई दिशा नहीं दे पाए तुम। आज के समय में तुम्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडर पर देख कर याद किया जाता है, सरदार भगत सिंह। लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं, कल हमारा फैसला है। और मजेदार बात नहीं कि हमें पहले से ही मालूम है कि यह फैसला क्या होगा। कल तेरे इनकम टैक्स के मुकदमे का फैसला,
कोर्ट रूम में मेरी टांगे थर थर कांप रही थी। और तो और अपने भगत के लिए तो भाई खड्डा खोदना पड़ेगा, तब कहीं जाके भाई साहब का गट टिक पाएगा। यार तुम एक बात बताओ, तुम आदमियों की कुतुब मीनार है। अरे भाई, अब सोचो अगर ये बात तुमने पंडित जी से बोली होती तो। किसकी मजाल जो इस माउजर को रहते पंडित को छू सके। मैं भी बहुत दिन नहीं जूंगा भगत, तुम लोगों की याद बहुत आती है। कल मेरा छोटा पोता पंडित चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर को छूकर मुझसे पूछता, ग्रैंडपा, who is this funny naked man with a huge mustache on his face? Is he a model or something like that? वो उस वक्त का तथ्य था और ये इस वक्त का तथ्य है। अरे तथ्य सिर्फ तथ्य होते हैं भाई, उनमें तुलना क्यों करनी। मुझे याद है सरदार के मुकदमे के दौरान भगवती भाई लाहौर में बम बनाते हुए मारे गए। उनकी धर्मपत्नी हमारी अपनी दुर्गा भाभी आज गाजियाबाद में रहती हैं। मालूम है काकोरी केस के इकलौते चिराग डॉक्टर मनमथनाथ गुप्त आज निजामुद्दीन दिल्ली में रहते हैं। किसको मालूम है और किसको मालूम है कि कानपुर में रह रहे इस बूढ़े शिव वर्मा के हाथ उस इंसान के हाथ में तब थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था। आखिरी बार मिल लो, वक्त कम है। वर्मा देव तो कोई मेरे गले में लग रहा यारा। और शिव और बताओ शिव। सरदार, हमें तुम्हारी फांसी से पहले आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री जेल भेजा था। एक जरूरी सवाल, तुम मरने जा रहे हो या अपने दिल से सच सच बताना, तुम्हें इसका अफसोस तो नहीं है? अफसोस? तुम लोग एक काम करना, अपना काला पानी भोगने के बाद जेल से निकल एक खूबसूरत सी लड़की से शादी कर लो और 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना। और कभी कभी मैं कहना कि तुम्हारे ऐसे चाचा लोग भी थे, उस वक्त हम एकदम से जिंदा हो जाया करेंगे। इसके अलावा इस 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का इससे अधिक मूल्य क्या हो सकता है। बस वक्त खत्म हुआ। और बस वक्त वाकई खत्म हो गया था। सुना था कि उसने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर लेनिन की जीवनी और रसगुल्लों का कुल्हड़ मंगवाया था। मुझे याद है जब जेलर ने राजमहेंद्री जेल में मुझे ये खबर सुनाई थी, मैं सीखचों से सर पटक के फूट फूट के रो उठा था। दूसरे कमरे से जयदेव की सिसकियां सुनाई दे रही थी। वैसे तो फांसी देने का समय सुबह के 6 बजे होता है। सुना दंगा भड़कने के डर से उन्हें वक्त से 11 घंटे पहले शाम ढले 23 मार्च को भी फांसी दे दी गई और उनकी लाशों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर रातों रात फिरोजपुर रवाना कर दिया गया, जहां खौफ के मारे उन्हें अधजली हालत में सतलुज में फेंक दिया गया।
उनकी समाधि आज भी हुसैनी वाला नाम की जगह पर मौजूद है। आजाद उनसे 1 महीना पहले ही 27 फरवरी को जा चुके थे, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद की मुठभेड़ में। और बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने भी मरने से पहले यही इच्छा की थी कि उनको इन तीनों के पास ही दफनाया जाए। उनकी भी इच्छा पूरी हुई। प्रेमदत्त 3 साल बामशक्कत, कुंदन लाल 7 साल बामशक्कत, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, गया प्रसाद, किशोरी लाल, आजनम काला पानी और 24 मार्च 1931 राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। आज भी जिंदा हूं। इस आजाद भारत में जिसका सपना वो देखा करता था, उसका सपना सुकून की सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगे होंगी, भूख का नामो निशान तक ना होगा, कहीं कोई अत्याचार ना होगा,
कोई चीख पुकार न होगी। वाकई आज कहीं कोई चीख पुकार नहीं है, क्योंकि हर तरफ खामोशी है, वीराना है और सन्नाटा है। जो इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी आने वाले बवंडर का। पहले कोड़ों की चोट का एहसास होता था, क्योंकि कोड़े दिखते थे। आज वो एहसास मिट चुका है, क्योंकि कोड़े मारने वालों को ये सुविधा मिल गई है कि वो दूर बैठकर कोड़े फटकार सके। वो गोरों का राज जो उस गोरे मुल्क में वापस धकेल दिया गया था, अब किसी दूसरे गोरे मुल्क से धीरे धीरे करके फिर से वापस आ रहा है। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे ही घुसी थी। बहरहाल उसने कहा था, रुकना मत, वो काम तो बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे। थकने के बावजूद भी चलने की कोशिश कर रहा हूं सरदार। बस कभी कभी रातों में मेरी आंखों के सामने जब तेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता है, तो तुझसे ये पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार, क्या यही था तेरे सपनों का वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तूने किया था? उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये नाटक, ये शो पसंद आया होगा। एक बार पात्रों का परिचय कर लेते हैं। लव एंड पीस, मेरा नाम आशीष पांडे है। मैंने बूढ़े मेरा नाम सत्याज शाही है और मैंने बूढ़े मार्कन त्रिवेदी का किरदार निभाया है। सूरज कुमार है, मैंने जवान लव एंड पीस, मेरा नाम दिग्गीत है। मैंने राम प्रसाद बिस्मिल, स्कॉट, जेलर और जज का मेरा नाम बनी प्रदीप है। मैंने यंग मार्शल, पुलिस वाले और क्रांतिकारी का किरदार निभाया। मेरा नाम विकास चौधरी है और मैंने योगेंद्र नाथ दास का किरदार निभाया।
आजाद का कैरेक्टर निभाया। लव एंड पीस, मेरा नाम सत्यम मिश्रा है और मैंने राजगुरु का किरदार निभाया। लव एंड पीस, मेरा नाम वीर भाटी है और मैंने भगत सिंह के किरदार निभाया। लव एंड पीस, मेरा नाम यशराज कागने है और मैंने सुखदेव का किरदार निभाया। सिद्दीकी है और मैंने 3 कैरेक्टर निभाए हैं, लालाजी, अताउल्ला खान एंड दुलीचंद। लव एंड पीस, मेरा नाम अजय कुमार है, मैंने जवान सिंह वर्मा का किरदार निभाया। मेरा नाम किशोर है और मैंने बूढ़े बटुकेश्वर दत्त जी का मेरा नाम करण बारोट है, मैंने जय गोपाल का मेरा नाम सुदेश तिवारी है, मैंने किशन सिंह का किरदार मेरा नाम नेहा जैन है, मैंने विद्यावती जी का मेरा नाम सौरभ रॉय और मैंने फणींद्रनाथ का किरदार निभाया। मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं मुइन और पुलिस का किरदार निभाया। लव एंड पीस, मेरा नाम श्रीदीप भट्टाचार्य। हमारे जो गुरु हैं श्री देव फौजदार सर, उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में, उनके आशीर्वाद से इस शो का निर्देशन मैंने किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक थिएटर ग्रुप के होने के साथ साथ ये एक ड्रामा स्कूल भी है, ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो यहाँ 3-3 महीने के फाउंडेशन कोर्सेज चलते हैं। अब क्या होता है कि 2 महीना आपको सिखाया जाता है और लास्ट 1 मंथ ऐसा एक प्ले किया जाता है। तो ये जो हमारे 18 जून से लेके 18 सितंबर तक का जो बैच है, जिसके बच्चे ये हैं, तो उनकी तरफ से एक प्रदर्शन और जिसको थोड़ा बहुत गाइडेंस, मेंटरशिप करने का मौका मुझे मिला है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आया होगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा देव सर की, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तहे दिल से शुक्रिया ऑब्वियसली पीयूष मिश्रा जी का, जिन्होंने ये इतना बेहतरीन एक नाटक लिखा। अपने नाट्य के रंगमंच के तमाम दोस्त जो मतलब डे एंड नाइट हमारे साथ खड़े थे। जैसा कि मैं कुछ नाम अगर दूं तो पिंकेश जायसवाल हैं, हमारे कुलदीप भाई हैं, कुलदीप मालविया हैं। प्रकाश में थे आज मेरे बड़े भाई, हमारे सबके चाहिए श्री राहिल भारद्वाज। राहिल भाई की आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसलिए राहिल भाई यहाँ पे नहीं आना चाहते। कोई बात नहीं। लेकिन राहिल भाई हमेशा एकदम रॉक पिलर की तरह मेरे पीछे खड़े रहे। कोई भी दिन में कभी भी किसी भी किस्म की अगर मदद चाहिए हो, हमेशा मेरे साथ रहे। आज ये नाटक करना संभव ही नहीं होता अगर राहिल भाई इसके प्रकाश में ना जुड़ते। तो थैंक यू सो मच राहिल भाई, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे आने के लिए। बस थोड़ी सी कुछ विडंबना हो गई, जिसकी वजह से 5 बजे का शो हमें 5:35 को चालू करना पड़ा। बट नो प्रॉब्लम, जो नेक्स्ट शो रहेगा हमारा वो भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा। 7:30 की जगह हम लोग चालू करने वाले 8 बजे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हल्का सा डिफरेंट कास्ट के साथ, बस 2-3 कैरेक्टर्स में लोग बदले जाएंगे, हल्के से डिफरेंट कास्ट के साथ एक सेकेंड शो आज शाम को 8 बजे से हम लोग करने वाले। तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों को थोड़ा रेकमेंड कीजिए, बताइए। जितने तादाद में अभी 5:30 के शो में आप लोग आए, उतनी तादाद में अगर 8 बजे के शो में भी अगर लोग आए, हमारा हौसला अफजाई करें तो बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।